हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजीएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो श्रावण मास के पहले सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हम एक बहुत शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि केजीएमयू और एसजीपीजीआई का जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्लियर करने के लिए। मैंने भी 1 साल पहले केजीएमयू का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करा था। तो आज हम उसकी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। चाहे आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, डजेंट मैटर, आपको एक पर्सनल स्टडी प्लान बनाना ही पड़ता है। कुछ अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने ही पड़ते हैं। तो आज हम उन सब के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ बुक्स बताती हूँ जो सबके पास, मोस्टली जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करें, मोस्टली बच्चों के पास होती ही हैं। आपने कहीं से कोचिंग ली है, उन्होंने भी आपको यही बुक्स बताई होंगी। सबसे पहले थ्योरी के लिए मैं आपको रेफर करने वाली हूँ मिशन परिचारिका। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो, डिटेल्ड थ्योरी, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में, तो आप मिशन परिचारिका प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद आप मूव कर सकते हो टारगेट हाई पर। टारगेट हाई में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं, आप वो चूज कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल भाषा में और स्मॉल डिटेल्स में आपको चीजें पढ़नी है तो आप पीआर यादव रेफर कर सकते हो। फिर बात करती हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। आपको 2 जगह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। एक मिशन ओल्ड पेपर्स में से, जिसमें कि 135 से ज्यादा एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। आप इसको पेयर कर सकते हो मिशन परिचारिका के साथ, क्योंकि मिशन परिचारिका में क्वेश्चंस का लेवल कम है और थ्योरी ज्यादा है। तो उसको आपको किसी ना किसी क्वेश्चन बैंक के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप पीआर यादव की जो क्वेश्चन बैंक है वो भी ट्राई कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग पोर्शन। अब देखो, नर्सिंग तो मोस्टली हर कोई कर लेता है, बट नॉन नर्सिंग में सबको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोग मेडिकल वाले बच्चे हैं, हमने नहीं पढ़ा हुआ मैथ्स, तो हम लोगों के लिए नॉन नर्सिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो, नॉन नर्सिंग में मेनली क्या क्या चीजें आती है? जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है, ये सब आती है। कंप्यूटर रेयरली आता है। तो मेनली इन 4 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको नॉन नर्सिंग के लिए, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, तो देखो वो भी आप बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे चैनल्स के नाम बता दूंगी। उसके लिए आप 2 बुक्स ट्राई कर सकते हो। मिशन नॉन टेक, उसमें भी आपको नॉन नर्सिंग अच्छी खासी मिल जाएगी, और पीआर यादव की जो नॉन नर्सिंग की बुक है उसमें भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि उनके पास पुरानी एडिशंस हैं, तो क्या उनको जरूरत है नई एडिशन खरीदने की? देखो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है नई एडिशन में। कुछ चीजें ऐड हो जाती है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाती है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बार बार पैसे वेस्ट करना इज नॉट अ वेरी सस्टेनेबल चॉइस। तो आप पुरानी एडिशन से भी पढ़ सकते हो। कुछ नई जो चीजें ऐड हुई हैं वो पास पास की बुक्स में से देख के, फ्रेंड्स में से देख के, वो भी आप ले सकते हो। ज्यादा फर्क नहीं आता है। बार बार एक ही चीज पे पैसे खर्च करना इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस। बात करते हैं डिटेल स्ट्रैटेजी की, कि डिटेल स्ट्रैटेजी आपको कैसे प्रिपेयर करना है दोनों एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले इसके लिए आपको समझना होगा सिलेबस का पैटर्न, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां से तुम सिलेबस देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया है। अब देखो, दोनों एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्के मारने वाला सीन तो चलने नहीं वाला है आपका। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। देखो, बहुत सारे नर्सिंग में सब्जेक्ट्स आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही नहीं आने वाला, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से आपका मोस्ट ऑफ द पेपर का जो वेटेज है ना वो रहता है। सबसे पहले उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। देखो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अपने नाम के साथ बिल्कुल जस्टिस करता है। हर जगह पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 30 to 40% एग्जाम में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आता ही आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम जितने मैंने दिए हैं सब में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकाइट्री, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेनली ये सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। समझ आई आपको? फिर इसके साथ में कुछ ऐसे जिनमें से छुटपुट क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट आ जाते हैं क्वेश्चंस। रिसर्च, न्यूट्रिशन, थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी से भी पूछ लेते हैं। जो वो स्टरलाइजेशन वगैरह वाली चीजें हैं ना, चीजें उसमें से आ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनको तो आइडिया हो चुका होगा। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिन्होंने, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मिड लेवल पे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था बट उनका एग्जाम नहीं निकला है, बट वो भी तैयारी नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहली आपकी चीज जो रहने वाली है वो है कंसिस्टेंसी और अच्छी विल पावर। पॉजिटिव तरीके से सोचो, एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं, उस चीज पे फोकस करो। ये नहीं सोचना कि अरे एग्जाम हो नहीं रहा तो आगे भी नहीं होगा। सोचोगे तो फिर नहीं ही होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक 60 डेज का प्लान बनाना है। आपको कोशिश करनी है कि जो भी आपका मोस्टली एग्जाम में आने वाला सिलेबस है उसको आप 60 डेज के अंदर जितना ज्यादा हो सके
कवर कर सको। अब जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, जो काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए इट इज़ वेरी ईज़ी हो जाएगा, पर जिन्होंने नया-नया स्टार्ट किया उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो बेटर है कि आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो उसकी जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, साथ-साथ उनसे पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है? जब आप उनसे पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आपका टाइम कम कंज़्यूम होगा, आपकी जो मेमोरी पावर है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपने अपने हाथ से वो चीज़ लिख दी है, निकाल दी है, तो वो ज़्यादा रिटेंट होने के चांसेस रहते हैं। हम इस 60 डेज़ के प्लान को 2 फेजेज़ में डिवाइड करते हैं। फेज़ 1 में हम रखने वाले हैं पहले 45 डेज़। पहले 45 डेज़ में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, और फेज़ 2 में रहने वाले हैं आपके लास्ट के 15 डेज़, जिसमें आपको मॉक टेस्ट करना है और उस पूरे सिलेबस की रिवीजन करनी है। समझ में आ गई बात? अब हम इसके बाद बात करते हैं आपको वीक अपना कैसे प्लान करना है। ये तो हमने अपने पूरे 60 डेज़ का प्लान बना लिया, अब वीक कैसे आपको प्लान करना है। पहले तो अपनी एक डायरी बना लो, जिसमें आप ये लिखो, सोने से पहले ये लिखो कि आज आपने इतना कवर कर लिया, कितना आपने टारगेट बनाया था और कितना आपने कवर कर लिया, ताकि आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको, आप अपनी प्रोग्रेस को देख सको कि आप क्या अपनी स्पीड से सही चल रहे हो सिलेबस को डिवाइड करने के बाद। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपको क्या करना है, एक मेजर सब्जेक्ट उठाना है, जैसे कि ओब्स एंड गायने उठा लिया, एक माइनर सब्जेक्ट उठाना है, जैसे रिसर्च उठा लिया या फिर न्यूट्रिशन उठा लिया। ठीक है, मंडे टू सैटरडे में आपको वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ऐसे आपको कवर करनी है अपनी चीजें, एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट। संडे को, अब संडे को ये नहीं है कि संडे है तो रिलैक्स करेंगे, नहीं, संडे को सबसे ज्यादा काम करना है। जितना भी पूरे वीक में आपने पढ़ा उसको मोटा मोटा रिवाइज करना है और एक मॉक टेस्ट देना है। मतलब कि आपको वो मॉक टेस्ट इसलिए देना है, उन सभी क्वेश्चन को देख करके उन सभी उस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना है, उन दोनों सब्जेक्ट का, कि आप देख सको कि क्या जो आपने पढ़ा था वो आपकी मेमोरी में रिटेंट हो रहा है। दूसरा स्टेप मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी पढ़ाई चल रही है इसके साथ साथ आपको क्या इंटीग्रेट करना है। आपको कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, मतलब जो टॉपिक्स एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ोगे, एमसीक्यूज निकालोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस पे आपको फोकस करना है। तो जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करना है, उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। रात को सोने से पहले क्या करना है, 20 मिनट अपनी रिविजन के लिए रखनी है। पूरे दिन में जो पढ़ा उसको नजरों के सामने से निकालना है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मेन पॉइंट्स लिखे, उनको रिवाइज करना है 20 मिनट्स के अंदर अंदर, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पूरा दिन आपने क्या किया। और जो डायरी मैंने बताई थी उसमें नोट करना है कि कितना हुआ, कितना बच गया। इससे क्या होगा, इससे आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। एंग्जाइटी कब होती है, हमें कुछ चाहिए होता है, हमें कुछ अचीव करना होता है, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते, कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे होते। तो एंग्जाइटी सबसे ज्यादा इसी वजह से होती है। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो जब आप ये सब नोट डाउन करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ आप मूव कर रहे हो अपने गोल की तरफ, एफर्ट्स कर रहे हो, तो आपकी एंग्जाइटी का लेवल कम हो जाएगा। आपको अपने अंदर विश्वास पैदा होगा कि हाँ मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं तो कर रही हूँ ना, अपनी पूरी मेहनत लगा रही हूँ। तो ये छोटा सा स्टेप आप अपनी डेली रूटीन में ला सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, अपने आप को बेटर फील कराने के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन लाने के लिए। हम लोग सब इस लेवल पे आ चुके हैं कि हमें रट्टा लगाने से हमें पता है कुछ नहीं होने वाला, तो बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना है, मगअप नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में बैठोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो सबसे अच्छी वो है आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी। चीज को बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करो। डेली के आपको एटलीस्ट 300 से 500 एमसीक्यू करने ही करने हैं। अपना रूटीन बना लो। देखो एमसीक्यू नहीं करोगे ना तो थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पेपर थ्योरी में नहीं देना, हमें पेपर देना है एमसीक्यू बेस्ड। तो उसमें जब तक ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी ना कुछ भी नहीं होने वाला। एमसीक्यू इज मस्ट। एक कोई भी बुक ले लो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें अच्छी लग रही है, जिसमें से तुम कंफर्टेबल होके एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, वो पूरी पढ़ लो, उसको पूरी को सॉल्व करो। आंसर देख देख के सॉल्व मत करना, आंसर पीछे लिखे होते हैं बाद में देखना, टिक कर लो पेंसिल से, फिर मैच करो। समझ आई बात? ऐसे करोगे, ऐसे पढ़ोगे तभी काम चलेगा। अपनी थ्योरी और एमसीक्यू को साथ लेके चलना है। ऐसे मत सोचना कि आज थ्योरी पढ़ ली, एक हफ्ते बाद एमसीक्यू करूंगी, नहीं, ऐसे फायदा नहीं होगा। साथ साथ थ्योरी, शाम को एमसीक्यू, एटलीस्ट 300 टू 500 एमसीक्यूज डेली। इस तरह से पढ़ो। देखो केजेएमयू और एसजीपीजीआई का जो पेपर होता है वो ठीक लेवल का आता है, बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं आता है। आप रिलैक्स होके अच्छे से अगर तैयारी करोगे तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोचिंग ली थी, मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने बिना कोचिंग के एग्जाम क्रैक करे, मैंने कोचिंग करी थी। आप कोचिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हो तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हो। देखो बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मुझे तो रिकॉर्डेड क्लासेस लगती हैं, बैच अच्छे होते हैं,
तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस कहीं से भी ले सकते हो जहाँ से आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि आप अपने टाइम पे अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो बुक्स हैं वो आपको प्रेफर करनी है, अपने हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। बस अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना। एक एग्जाम नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, तो ये मत सोचना कि मेरा तो होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हम बिल्कुल नजदीक होते हैं ना अपने गोल के, तो तब गिव अप कर देते हैं और वो सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। तो ऐसी गलती मत करना। बाकी कोई भी डाउट्स है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, कोई रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगी। बाकी अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बहुत सारी अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।